स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। कल एक टॉपिक लेकर आया था जिसका नाम था बॉट एंड स्ट्रीम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं देखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वो वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आज आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं। देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहें भारतीय हैं हम, तो गर्व से कहें भारतीय हैं हम। आज स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस राजनीति, जिसे हम बोलते हैं राजनीति। राजनीति के बिना कोई भी काम असंभव है। कोई भी काम किसी भी कंट्री में असंभव है, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट करना हो। कोई भी काम, कोई भी जो गवर्नमेंट के अंडर में आता हो फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं आपको, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के बिना कोई भी एग्जाम असंभव है, अनकंप्लीट है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें पॉलिटिकल साइंस ना आती हो फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आज मैं आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन से पढ़ने से पहले आज मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं। पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद the theory of descriptions, analysis and predictions of political behavior and political system of politics। सिंपल वर्ड्स में क्या होती है राजनीति। अब मैं आपको एक थोड़े से एग्जांपल से बताता हूं फ्रेंड्स। कोई भी काम है फ्रेंड्स, कोई भी एक गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी काम करना है, उस काम की, उस इंसान की, जो भी कोई काम कर रहा, उसकी एक बाउंड्री होती है फ्रेंड्स। उसकी एक बाउंड्री होती है। एक सिस्टमैटिकली, जैसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिकली एक काम करना, किसी चीज के लिए कोई भी काम करना, एक सिस्टमैटिकली काम, वो आती है पॉलिटिकल साइंस में फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस में आती है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना कैसे है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, ये सिलेबस ही समझ लीजिए आप। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे आप एक तरीके से सिलेबस समझ लीजिए, कॉमन सिलेबस जो कि हर एक एग्जाम को कवर अप करता है। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक पॉलिटी पता होने चाहिए फ्रेंड्स। बिफोर एंड आफ्टर ऑफ 15 अगस्त 1947, ये डेट देखिए, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आजादी से पहले कैसे पॉलिटिकल्स, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो फ्रीडम से फेमस लीडर्स थे, बड़े बड़े महान लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और भी बहुत महान लीडर्स, कैसे उन्होंने स्टार्टअप करा, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल, वो एंशियंट हिस्ट्री में चला जाता है, पार्ट्स एंशियंट हिस्ट्री में चला जाता है। हमने वो चीज नहीं पढ़नी है। हमने एक मॉडर्न तरीके से कहाँ से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई, क्यों जरूरत पड़ी पॉलिटिकल साइंस की, कैसे क्या हुआ, हम वो चीज पढ़ने जा रहे हैं आज। बिफोर एंड आफ्टर एंड ऑफ 15 अगस्त 1947, आपको मैंने बोला एक डेट इंडिपेंडेंस डे से, उससे पहले की हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वैसे तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री का पार्ट है, बट हमें पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो चीज हमें नहीं पता लगेगी तो आगे का हम पढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ एक, जिसे बोलते हैं ना, क्रैम, रट्टा हो जाएगा। रट्टे से कुछ भी नहीं होगा। हमें पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक के बाद फिर हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो डेट बोली आपको इंडिपेंडेंस डे, अब मैं इसके थोड़ा सा पीछे चल जाता हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा जाऊंगा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेक्चर लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री से पीछे चला जाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेनली जहां से स्टार्ट होती है, INC, क्या बोला मैंने, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
जिसकी स्थापना 1885 बाय A.O. ह्यूम, जो कि ICS ऑफिसर थे, ठीक है। जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी, ठीक है। एक स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 पे। एक मतलब कि जागरूक हुआ है, लोग जागरूक हुए, नेशनलिज्म पैदा हुआ उनके अंदर। एक मतलब कि जैसे बोलते हैं ना नेशनलिज्म, वो पैदा हुआ लोगों के अंदर। जैसे जैसे ब्रिटिश का टॉलरेंस बढ़ता जा रहा था, अत्याचार बढ़ता जा रहा था, ठीक है, वैसे वैसे हमें कोई स्टेप लेना था, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा टॉलरेंस हो चुका था बाय ब्रिटिश के द्वारा। उनकी पावर्स का यूज़ होने लगा, गलत यूज़ होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का गलत यूज़ होने लगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगे। तो फिर हमारे फेमस जो लीडर्स हैं, फेमस लीडर्स जो पैदा हुए, मतलब कि जो मतलब जिनका बॉर्न हुआ, ठीक है, उन्होंने अपनी स्टडी करी बाहर जाके, बैरिस्टर स्टडी करी लॉज के लिए। जैसे लॉ मिनिस्टर थे हमारे, कौन थे पहले, B.M. अम्बेडकर जी, B.M. अम्बेडकर जी, जिन्होंने लॉ की स्टडी पढ़ी। फिर उसके बाद बैरिस्टर स्टडी महात्मा गांधी जी ने पढ़ी। बाहर जाके जिन्होंने भी स्टडी पढ़ी, लॉज की स्टडी पढ़ी, वो लॉ एक मतलब कि बहुत कम लोग थे, हमारे जितने भी थे बहुत कम लोग थे, और हमसे ज़्यादा लोग वो ब्रिटिश समझदार थे। ये सच है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है। ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे, हमसे बेहतर थे। हम कहाँ पीछे रह गए, हम क्यों, हमारी आज़ादी लेट हुई, क्यों लेट हुई? कभी सोचा है फ्रेंड्स, कभी सोचा हमारी आज़ादी इतनी लेट क्यों हुई? इसका एक मेजर रीज़न बताऊं सर, मेजर रीज़न था लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी मतलब कि हिंदूज मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ, ठीक है, जात पात के लिए, रिलीजियंस को लेकर हमने यूनिटी नहीं दिखाई सही टाइम पर। यूनिटी कुछ जगह दिखाई भी है, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखाई थी, खिलाफत मूवमेंट था एक 1990 में स्टार्ट हुआ था, वो जो टर्की वाला था जो मुस्लिम, उसमें महात्मा गांधी जी ने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूट करा, तो उसके साथ हिंदूज लीडर्स ने भी करा। फिर नॉन कोऑपरेशंस में मुस्लिम्स ने भी अपना कंट्रीब्यूट करा। फिर उसके बाद मतलब कि एक यूनिटी नहीं दिखाई, मतलब कि समझ चुके होंगे आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर 1906 में एक पार्टीशन, फिर एक पार्टीशन हुआ, 1905 में एक बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ। फिर उसके बाद 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, और भी बाकी थे जो, ये तो प्रेसिडेंट थे, उससे पहले फाउंडर कुछ और थे, आई डोंट नो कौन थे, पढ़ लेना एक बार। फिर उन्होंने स्थापना करी, मुस्लिम लीग की स्थापना करी। अलग अलग मतलब लोगों के अंदर एक काफ़ी भेदभाव पैदा हो चुका था अपने रिलीजियंस को लेकर, सोशल्स को लेकर, समाजवादी को लेकर, रिलीजियंस को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव पैदा हो चुका था, और इसका ही फायदा ब्रिटिश उठा रही थी, ठीक है। ब्रिटिश को तो चाहिए था मौका कैसा चाहिए था? यूनिटी को तोड़ने का। उसने क्या करा, एक चाल चली, हिंदू मुस्लिम्स की मतलब कि भेदभाव को और ज़्यादा आग में, जैसे बोलते हैं ना, आग में घी डाल दिया। मतलब कि भेदभाव और बहुत ज़्यादा डिफरेंस को हाई कर दिया दोनों के बीच में। फिर जैसे तैसे करके मतलब कि फ्रीडम, मतलब कि बहुत मुश्किल से, आप सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल से मतलब कि फ्रीडम मिली। काफ़ी राउंड कॉन्फ्रेंस हुई INC के द्वारा, काफ़ी कलकत्ता में, बॉम्बे पे, पहली बॉम्बे पे हुई थी, फिर कई जगह अलग अलग जाके मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी मतलब अपना सारा ब्लड मतलब खून तक, सारा खून मतलब सब कुछ लगा दिया था दाव पे, सब कुछ लगा दिया था सिर्फ आज़ादी के लिए। फिर 1929 पे एक उसमें राउंड कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर में, रावी नदी के किनारे। आपको शायद मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था। 1929 में एक राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें एक लाहौर रावी नदी के किनारे होती है। तो उसके जो प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसमें एक पूर्ण स्वराज नाम की एक डिमांड उठी। पूर्ण मतलब आज़ादी, पूरे तरीके से आज़ादी। और ये पॉलिटिकल, हम थोड़ा हिस्ट्री में जा रहे हैं, थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे तभी आगे पढ़ने का
मजा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा कि पॉलिटिकल कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से कमेटी, क्या भेदभाव हुए, कहाँ से क्या, हमें वही नहीं चीज पता लगेगी तो आगे पॉलिटिकल राजनीति पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। एक तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपको बेसिक ना पता हो। पिछले की हिस्ट्री थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे अगर मैं प्रॉपर करने लगा तो 4 घंटे लग जाएंगे, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, फिर एक पूर्ण स्वराज की डिमांड उठी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। एक उसमें लॉर्ड बर्फेनेट थे। लॉर्ड बर्फेनेट ने कहा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमारी एक शर्त होगी। शर्त क्या थी कि इसके कोई भी अगेंस्ट नहीं होगा, इसके कोई भी अगेंस्ट नहीं होगा, जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इसके कोई भी अगेंस्ट नहीं होगा। और इसी रिपोर्ट को बोला गया नेहरू रिपोर्ट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मोतीलाल नेहरू जी को, जो कि फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मोतीलाल नेहरू को, बट एक प्रॉब्लम वहीं पे फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपना योगदान नहीं दिया, वो इसके अगेंस्ट निकली। तो वहां पर मतलब कि फिर दोबारा से फिर वही चीज स्टार्ट हो गई, फिर स्ट्रगल फिर स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा मतलब कि फिर ब्रिटिश को मनाने के लिए फिर दोबारा उन्होंने राउंड कॉन्फ्रेंस लगाई कि ये वो, मतलब फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सपना ड्रीम इंडिपेंडेंस का वहाँ पर ब्रेक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया, उसके बाद काफ़ी लोगों के अंदर और नेशनलिज्म पैदा हुआ, राष्ट्रवाद पैदा हुआ लोगों के अंदर बीच में। तो फिर एक डेट आती है, आपको डेट बताता हूँ, मार्च 1947 में, जिसमें कैबिनेट मिशन हुआ। कैबिनेट मिशन में एक टीम भेजी गई, 3 बंदों की एक टीम थी फ्रेंड्स। वो 3 बंदे क्या थे कैबिनेट मिशन का, आपको एक बता देता हूँ क्या थी। वो एक मिशन, एक कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जो कि इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक मिशन था, इंडिपेंडेंस के लिए था कि आज़ादी, अब तो आज़ादी देनी ही पड़ेगी आफ्टर, क्योंकि वर्ल्ड वार हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 चल चुका था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2, उसमें ब्रिटिश पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे पूरी तरह से। ब्रिटिश की पावर, जो आर्मी है, सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास इतना मतलब कि पावर नहीं थी, इतनी उसके पास आर्मी नहीं थी कि वो आगे जाके किसी और देश को चला पाए। तो वहां से ब्रेक हो चुकी थी और यहाँ पर राष्ट्रवाद बढ़ चुका था। ठीक है, हमारे इंडियंस का राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बढ़ चुका था, हायर पीक पर पहुंच गया था, और उनका ब्रिटिश का डाउन हो चुका था, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, जो कि जर्मनी के साथ जो हुआ था आपको पता ही होगा। तो हमारा जो नेशनलिज्म था, हमारा जो भारतीय का जो राष्ट्रवाद था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर एक कैबिनेट मिशन हुई। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1947 में मार्च में हुई। उसमें 3 बंदे थे, लॉर्ड पैथिक। ठीक है, एक तो पहला था लॉर्ड पैथिक, दूसरा था सर स्टैफोर्ड। ठीक है, दूसरा था सर स्टैफोर्ड, और थर्ड था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 बंदों की एक टीम भेजी गई। ठीक है, राउंड कॉन्फ्रेंस हुई, एक कॉन्स्टिट्यूशन, फिर असेंबली बनी, असेंबली में फिर एक उसके बाद 1946 के बाद एक हमारे प्रेसिडेंट चुने गए, राजेंद्र प्रसाद जी। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए। और उसके बाद, उससे पहले बता देता हूँ थोड़ा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट गवर्नर, लास्ट लॉर्ड वाइसराय, जो कि लास्ट गवर्नर अपने इंडिया के थे, लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनका एक प्लान आया, माउंटबेटन जी का एक प्लान आया। उस प्लान में क्या था, पार्टीशन था, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का एक पार्टीशन था, एक डिवाइड करना था। वो प्लान से डिवाइड करा और इंडिपेंडेंस मिली। हमारे इंडिया को 15 अगस्त में मिली और उनको 14 अगस्त में रात में मिल चुकी थी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी आई। ड्राफ्ट कमेटी में जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर जी को चेयरमैन बनाया गया, और उसके अंडर में कुछ और भी आदमी, कुछ और पर्सन्स भी थे उनके अंडर में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था, और इसमें पॉलिटिकल सारा राजनीति था, सब राजनीति था। तो मुझे इसको आपके आगे बताना पड़ा, आपके सामने ये बात रखनी पड़ी।
और आपको ये बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने बेसिक्स से आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दिया है। बेसिक्स पहले हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, अच्छी तरह डिटेल्स में पढ़ लेंगे, इसलिए थोड़ा बेसिक्स पढ़ाना जरूरी समझा मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या आता है प्रिम्बल। प्रिम्बल में भी क्या था, प्रिम्बल में एक लिखा गया, एक गाइडलाइंस बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे यूज होगा, एक गाइडलाइंस बनाई गई। गाइडलाइंस में क्या था, सोशलिस्ट के बारे में था, समाजवादी के बारे में था, लाइबर्टी के बारे में था, मतलब कि एक आजादी के बारे में था, एक सॉवरेन मतलब SOVREIGN, इसका मतलब है कि जो भी बाहर के, जो कि बाहर विदेश है, विदेशी हमारे इंडिया में कोई भी इंटरफेयर ना करे फ्रेंड्स, कोई भी इंटरफेयर ना करे हमारे विदेशी। सोवरेन का मतलब ये था। इसमें प्रिम्बल्स में सब कुछ लिखा गया, मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस के बारे में भी चर्चा हुई है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। अमेंडमेंट क्या होते हैं, मतलब कि जिस तरह चेंजेस होते रहते हैं। लास्ट चेंजेस हुआ था हमारा एक अमेंडमेंट जो कि 103, वैसे तो मेनली ऑफिशियल 103 ही है, 104 अभी नेट में शो कर रहा है, बट बुक्स में नहीं आया है। 104 वो एक्ट ही था, ठीक है। 103 में क्या था, 10% EWS वाला इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के बारे में चर्चा की गई है। और 102 में की गई है उसके बारे में, OBC के बारे में। 101 में करी गई है GST के बारे में, और 100 अमेंडमेंट एक्ट में करी गई है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ये अमेंडमेंट थे, कुछ हमें एक्ट याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। अब संविधान के बारे में मैं बता देता हूं। अभी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मैंने बेसिक्स बताया था, वो थोड़ी हिस्ट्री पे चले गए थे हम, ठीक है। अब संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग चुके थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, जो कि 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, जिसमें वही बात दोबारा फिर घूम फिर कर वही बात आ जाती है। जिस असेंबली में हिंदूज वाले बोल रहे थे, जो कि हिंदूज लीडर्स बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे तरीके से बनना चाहिए। मुस्लिम्स बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे तरीके से बनना चाहिए, संविधान हमारे तरीके से बनना चाहिए। पहले तो ब्रिटिश बोल रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए, फिर इंडियंस में भी लड़ाई हो चुकी थी। हिंदूज बोल रहे थे, हिंदूज लीडर्स बोल रहे थे संविधान हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए। मुस्लिम्स बोल रहे थे संविधान हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए, संविधान हमारे अकॉर्डिंग बनना चाहिए। इसलिए फिर पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसको एरिया दिया गया। और जो कि हिंदूज लीडर्स में जो कि थे वो मेनली INC ही वाले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले थे, जिसमें बहुत अहम भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और एक मौलाना अब्दुल कलाम जी ने बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई, बहुत ज्यादा अहम भूमिका। मौलाना अब्दुल कलाम जी को तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। और भी थे, बहुत सारे और भी थे। और मुस्लिम में कौन कौन से थे मेजर, बढ़िया अहम भूमिका निभाई जिन्होंने, वो थे मौलाना अब्दुल जिन्ना जी, जिनके नाम से छुट्टी होती है, जिनके बर्थडे पर पाकिस्तान की छुट्टी होती है। 24 दिसंबर का उनका बोर्न था, और जिनके बोर्न पर छुट्टी होती है पाकिस्तान में। और उनके साथ थे रियाकत अली खान। उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई पाकिस्तान बनाने के लिए। और भी उनके साथ बहुत सारे लीडर्स थे, फेमस लीडर्स थे, ठीक है, बैरिस्टर लीडर्स थे, ये बहुत ही एजुकेटेड लीडर्स, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, अनुच्छेद। वैसे तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उस टाइम को आर्टिकल्स थे 395, अब प्रेजेंट में है 470 आर्टिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान तैयार हो चुका था, और उसके जस्ट 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आप इतनी बात समझ चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूं।
26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स की 24 जनवरी 1950 में 284 मेंबर्स की एक मीटिंग हुई और उस पर साइन हुए, सबके हस्ताक्षर हुए, ठीक है, संविधान लागू करने के लिए। जब संविधान बन चुका था 24 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बन चुका था। उसको रीडिंग हुई, उसकी रीडिंग्स हुई, बार बार रीडिंग्स हुई, आई थिंक 30 टाइम्स उसकी रीडिंग्स हुई, ठीक है। उसको पढ़ा गया अच्छी तरह से, हर एक चीज का उसमें ख्याल रखा गया, यहां तक इनफैक्ट एनिमल से बर्ड से लेकर हर एक चीज का उसमें आर्टिकल्स में ध्यान रखा गया। फलाना आर्टिकल्स जैसे वो XYZ इसी आर्टिकल्स में ये है, इसमें एनिमल्स के बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में, मतलब कि सब कुछ था। मतलब कि सोचो, इंसान के बारे में तो था ही, पर्सन्स के जेंडर्स के बारे में था, मतलब कि उसके राइट्स के बारे में था। अभी मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स आपने सुना होगा। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने अमेरिका से बोरो करा था, अमेरिका से लिया था, प्रिंबल्स भी हमने अमेरिका से ही लिए थे। और भी बहुत सारी कंट्रियों से हमने बोरो करा है, आयरलैंड से करा है, कनाडा से करा है, और साउथ अफ्रीका से करा है, बहुत सारी मतलब कंट्रियों से बोरो करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा है फ्रेंड्स, ठीक है। इतनी बात समझ चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है। फिर हम मेजर आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आर्टिकल्स 32 के बारे में पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स 32 क्या होता है? फ्रीडम, इसको फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेंट करने का एक आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल नंबर 32, जो कि फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ आ गई। सिटीजनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे, और एंड ऑल जितने भी इंपॉर्टेंस होंगे आर्टिकल्स, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक बार पानी पी लेता हूँ, डिटेल्स में पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वैसे तो 495 है, 470 है, इतने तो हम नहीं याद कर पाएंगे। मेन पढ़ेंगे, मेन क्या था। फिर हम पढ़ेंगे द यूनियन में क्या आएगा आर्टिकल्स, जैसे 52 में क्या था, प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 54 में इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ऐसे 149 तक यूनियन में, मतलब कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, यूनियन संघ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इनके मतलब क्या प्रोसीजर था, किस आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल्स है, जो कि एक प्रोसेसर, जैसे आपको मैंने बताया इलेक्शंस, उसके प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 52 में। हम इनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी इलेक्शन प्रोसीजर क्या था, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, जैसे लोकसभा का क्या प्रोसीजर होता है, राज्यसभा का क्या प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, एमपीस कैसे बनते हैं, कैसे चुनाव होता है, और कैसे एमएलए बनते हैं, कहाँ से क्या सीट होती है, कितनी सीटें होती है, कितनी शेड्यूल्स कास्ट की सीटें होती हैं, क्या सीटें, जो भी इस व्हाटसोएवर जितना भी ऑल अराउंड सब कुछ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। हर एक आर्टिकल्स को ध्यान से देखेंगे इस पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियंस, वही बात आ जाती है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये इनकी चर्चा भी गांधी जी के कहने पर ही हुई थी, यहाँ पर आर्टिकल्स में रखा गया था, गांधी जी के द्वारा ही इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कहा था कि मतलब बढ़ावा दिया था लोकल गवर्नमेंट को, मतलब कि रूरल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे बोलते हैं सरपंच होता है, पंच होता है, ठीक है, मतलब गांव वाले जितने विलेजर्स थे, गांव वाले लोगों को, उनकी सरकार को, उनकी गवर्नमेंट को गांव में कैसे रहना चाहिए, किस तौर तरीके, क्या उनकी पावर्स है, क्या सरपंच की पावर्स है,
उस चीज का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूनिसिपैलिटीज का लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की, वो एक बार देख लेना आप फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली वीडियो स्टैटिक जीके में है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में आप देख लेना। और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी होंगे पॉलिटिकल साइंस में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम करेंगे इलेक्शंस एंड शेड्यूल्स एंड लैंग्वेजेस। शेड्यूल जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ, उसमें थे 8 शेड्यूल। कितने थे? 8 शेड्यूल। उसके बाद 4 शेड्यूल ऐड हुए। किस एक्ट में ऐड हुए? हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे ही पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक होगा उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लैंग्वेजेस के बारे में, भाषा के बारे में, जब हमारा संविधान तैयार हुआ उसमें लैंग्वेज थे 14 भाषाओं का उसमें एक्सप्लेनेशन था। फिर उसके बाद 8 भाषाएं ऐड हुई फ्रेंड्स। ठीक है, 8 भाषाएं ऐड हुई थी। हम उस भाषा के बारे में भी पढ़ेंगे। आज जस्ट इंट्रो है, पॉलिटिकल साइंस की इंट्रो है कि क्या पढ़ना है, उसकी इंट्रो आज मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम पढ़ेंगे फ्लैगशिप्स के बारे में। फ्लैगशिप्स ऑफ प्रोग्राम्स, नीति आयोग, जैसे क्या नीति आयोग होती हैं, क्या गवर्नमेंट की जो चल रही है मॉडर्न्स में नीति आयोग, जो डेली हम पढ़ते हैं, जनधन योजना, ये जितनी भी योजना के बारे में है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम बोरोइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा कंडीशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमने ये पहले चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी कमेटीज थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैसे स्थापना हुई, ये पार्टीज आपको मैं बता देता हूँ। और पार्टीज विद द डिटेल्स, पार्टीज की जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मैंने अभी पहले बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रेसिडेंट थे उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और जो जिन्होंने स्थापना करी थी वो ICS ऑफिसर थे, AO ह्यूम थे। ठीक है फ्रेंड्स, और बीजेपी के भी थे, चेयरमैन थे जिन्होंने स्थापना करी, और जो फाउंडर थे। ऐसे नेशनल पार्टीज के बारे में, नेशनल पार्टीज क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, कैसे नेशनल पार्टी बनती है, जैसे BSP हो गया, ये भी एक नेशनल पार्टी है फ्रेंड्स। ठीक है, कम्युनिस्ट एक नेशनल पार्टी है। जैसे एक स्टेट पार्टी मैं बता देता हूँ, JJP हो गया, हरियाणा की जो JJP है, ठीक है, वो एक स्टेट पार्टी है। अकाली दल पंजाब में है, वो एक स्टेट पार्टी है। आप है, वो भी एक स्टेट पार्टी है। क्या स्टेट पार्टी होती है, क्या नेशनल पार्टीज होती है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आज का मेरा मोटिव यही था कि वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो चीज मैंने आपको बताई है इस वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, यही था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना फ्रेंड्स, एक बार जितना भी हो सकता है मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये कम से कम भी 80% कवर अप कर देता है फ्रेंड्स। 80%, 90%, 90 ही बोलूंगा, 90%। ठीक है, 10% ही होगा जो अलग से क्वेश्चंस आ जाएगा इसमें। पॉलिटिकल साइंस में 90% यही कवर अप कर देता है। अगर यही 90% पढ़ लिया तो आप इसको जो 10% बचेगा उस तक भी आप पहुंच जाएंगे, अगर आपने ये 90% को पक्का कर लिया। और ये मैं बता देता हूं फिर दोबारा, रेलवे, NTPC, ग्रुप D, DSSB, SSC, HSC, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कोई भी नेशनल एग्जाम हो, यही पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़नी है फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रिम्बल से स्टार्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। प्रिम्बल से स्टार्ट करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर आर्टिकल्स। मेन जो आर्टिकल्स होंगे मैंने लिख रखे हैं अपने, मतलब जो मैंने पढ़े हैं मैं आपको वही आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं फ्रेंड्स, 495 आर्टिकल्स, 470 आर्टिकल्स हैं, हमने ज़्यादा नहीं पढ़ने। मेन आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो भी अच्छी तरह पढ़ने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अपने अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।